हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम मेयर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। जैसे कि हम यहाँ पे पिछले वीडियोस में हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग को चालू किया था, स्टार्ट कर दिया था कॉस्ट अकाउंटिंग को, और कॉस्ट अकाउंटिंग की हमने थोड़ी थ्योरी स्टार्ट करी थी। तो आज उसी थ्योरी को हम कंटिन्यू करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट जो देखा था वो तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग थे। आज हम देखेंगे आगे का जो सिलसिला है, देखते हैं क्या है। हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। जैसे कि हमने जब कॉस्ट कंट्रोल के बारे में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में, है ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल करना भी होता है। तो उसमें हमने जो पढ़ा था कि लाइक कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कंट्रोल के कुछ स्टेप्स थे, है ना। तो हमने देखा था कि लाइक कि जब भी हमको कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा तो हम उन स्टेप्स के थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि कॉस्ट कंट्रोल में हमको क्या करना होता है। कॉस्ट कंट्रोल में कॉस्ट कंट्रोल एम्स का एम क्या होता है, इनका एम होता है लाइक एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को मेंटेन करना किसके अकॉर्डिंग, वो वही इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो सेट कर रखे होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉस्ट। और कॉस्ट रिडक्शन में क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे कॉस्ट को। इट चैलेंजेस ऑल स्टैंडर्ड्स एंड एंडीवर्स टू इम्प्रोवाइज देम कंटिन्यूसली। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड्स पहले से नहीं तय किए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन कंटिन्यूस वे में जो भी स्टैंडर्ड्स जो प्रिवेल कर रहे होते हैं उन उन स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, वो एक तरीके से चैलेंजेस करते हैं, लाइक स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जाना। अगेंस्ट इन द सेंस कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, वो किसके लिए हैं, वो तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए है। पर रिडक्शन में हम क्या करेंगे, भले ही कॉस्ट कंट्रोल में हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलें, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स को एज सच नहीं देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या देखेंगे कि हमारा क्या उद्देश्य होता है। हमारा एक तरीके से उद्देश्य होता है कि लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट को अटेन करना, सबसे कम जो कॉस्ट बन सकती है उसको अटेन करना एग्जिस्टिंग कंडीशंस के अंडर। और वो एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या होती हैं, जो भी हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम कम से कम कॉस्ट को अटेन करें। कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइज नो कंडीशन एज परमानेंट सिंस अ चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। कहने का मतलब यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन को परमानेंट नहीं मानेंगे, है ना, कि हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होते। हमारा जो भी स्टैंडर्ड है हम चाहेंगे कि कॉस्ट हमेशा कम से कम हो। इसलिए हम, मैंने एक चीज़ और बताई थी पिछले लेक्चर में कि जो कॉस्ट कंट्रोल है वो एक आपका टेम्पररी नेचर का है। कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी है, वहीं जो आपका कॉस्ट रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो परमानेंट है और ये कंटिन्यूसली चलती जाती है। इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एम्फेसाइज इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। कॉस्ट कंट्रोल में जो एम्फेसाइज दिया जाता है, एम्फेसाइज इन द सेंस जो आपका मेन फोकस रहता है वो पास्ट पे और प्रेजेंट पे रहता है। वहीं कॉस्ट रिडक्शन पे जो मेन फोकस रहता है वो आपका काय पे रहता है, प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। फिर पास और प्रेजेंट पे कैसे, लाइक पास में हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और प्रेजेंट में फिर हम एक्चुअली जब कॉस्ट को इनकर करते हैं तो फिर इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, वहीं कॉस्ट रिडक्शन में हमारा जो फोकस रहता है वो प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। लाइक ये जो भी तय स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ना चल के ये कंटिन्यूस वे में जिस प्रोसेस चलती है ना, तो प्रेजेंट में भले ही कितनी कम से कम कॉस्ट भी हो तो भी हम कॉस्ट रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसको बरकरार रखते हैं, ताकि जो फ्यूचर में हमें कम से कम कॉस्ट मिल सके। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में पे फोकस करता है ये कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इज प्रिवेंटिव फंक्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है आपके एग्जाम्स में, है ना। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो DPPP का PGT कॉमर्स हो, बिहार का एस्टेट हो आपका, हरियाणा का CET हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें कॉमर्स एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है,
वहीं कॉस्ट रिडक्शन क्या है, करेक्टिव फंक्शन है। इट ऑपरेट्स इवन व्हेन एन एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट। ठीक है जी, तभी तब भी बरकरार रहेगा। कहने का मतलब ये कि कॉस्ट रिडक्शन का जो फंक्शन है वो तब भी चलेगा जब वहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तब भी। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम के तहत हमने जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और फिर हमने जब एक्चुअल में कॉस्ट इनकर करी है, तो वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे वो सही कॉस्ट इनकर करी है। लाइक स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपने जो कॉस्ट इनकर करी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हम उस स्थिति में, उस पोजीशन में भी हम कॉस्ट रिडक्शन की प्रोसेस को चलाएंगे? यस, हम उस स्थिति में भी कॉस्ट रिडक्शन की प्रोसेस को चलाएंगे, जस्ट बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट यही रहता है, भले ही कितने से कितनी भी कम कॉस्ट क्यों ना आ जाए, हमारा टारगेट ये रहता है कि उससे भी कम कॉस्ट हम कहीं ना कहीं टारगेट लेके चलते हैं। आगे कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड, है ना। मैंने कही थी ये एक टेम्पररी प्रोसेस है, तो जब भी टारगेट्स अचीव हो जाते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, है ना, जब टारगेट अचीव हो जाते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। फिर दोबारा नए टारगेट, नए स्टैंडर्ड्स बनते हैं, फिर एक्चुअल में कॉस्ट इनकर्ड होती है, फिर वेरिएंस निकालते हैं। लाइक ये प्रोसेस तो कंटिन्यू चलती है बट स्टैंडर्ड्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉस्ट कंट्रोल की जो प्रोसेस है वो एक तरीके से टेम्पररी है। वहीं कॉस्ट रिडक्शन हैज, एक मिनट, कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड एंड इज कंटिन्यूस प्रोसेस। और कॉस्ट रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो परमानेंट नेचर की और वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसका कोई विजिबल एंड नहीं है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है पढ़ने के लिए, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? स्कोप एक तरीके से बोल सकते हैं कि एरिया, या फिर कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्षेत्र है, क्या एरियाज है। ठीक है, और उसमें क्या क्या फंक्शंस है, ठीक, किस किस फंक्शन को कॉस्ट अकाउंटिंग कवर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका कॉस्टिंग भी कवर होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर होगा, कॉस्ट एनालिसिस भी आ जाएगा। कॉस्टिंग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉस्ट को कंपैरिजन करना भी इसके अंदर आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के क्षेत्र में, है ना। कॉस्ट को कंट्रोल करना भी आ जाता है, कॉस्ट की जो रिपोर्ट्स बनती हैं, है ना, एंड यूजर्स के लिए वो भी आ जाती है। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, लाइक लीगल लीगल कॉम्प्लायंस। लीगल कॉम्प्लायंस मतलब कि जो भी आपके लीगली जो भी आपके लॉज रहते हैं, है ना, उनको भी कहीं ना कहीं हमको फुलफिल करना पड़ता है। हमारी जो रिपोर्टिंग है ना, चाहे आपकी जो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स हैं वो लीगल, वो कहीं ना कहीं लीगली मेंटेन करने पड़ते हैं, जिस भी हिसाब से टाइम टू टाइम आपकी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, या फिर आपके कुछ जो एक्ट्स रिलेटेड हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए आइए इनको धीरे धीरे देखते हैं क्या है इनके अंदर। कॉस्टिंग हमने पहले पढ़ चुके। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि कॉस्टिंग क्या है, एक तरीके की टेक्निक है और प्रोसेस है जिसके तहत हम कॉस्ट क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट को पता करते हैं। ठीक, निकालते हैं एक तरीके से। The cost ascertainment procedure is governed by some cost accounting principles and rules। और जो भी हम कॉस्ट को निकालते हैं, लाइक प्रोडक्ट और सर्विसेज की, वो किसके बेसिस पे निकालते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। जनरली कॉस्ट इज ascertained using historical cost, standard cost, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट। जनरली हम जो कॉस्ट को निकालते हैं वो किस किस कॉस्ट के उस बेसिस पे निकालते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट। आप घबराइए मत, इन सब के बारे में, इन टर्म्स के बारे में हम आगे नीचे वीडियोस में सेपरेट टर्म्स मैंने अच्छे से दे रखे हैं, तो वहाँ पे हम इनको समझेंगे। बस अभी के लिए आप ये समझ लिए कि जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो कहीं ना कहीं इन सभी कॉस्ट की मदद से निकालते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट। ठीक है, ओके। ये एक तरीके से टेक्निक्स हैं कॉस्ट को असरटेन करने की। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगिन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर असरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि क्या था, हमने बताया था कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कितना ही फर्क है। एक मिनट,
यहाँ पे मैंने पे ले लिया है। कॉस्टिंग में क्या बताया था मैंने, कॉस्टिंग में जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था तो कॉस्टिंग में क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपका था कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट था, ठीक है। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके अलावा हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। ये मैंने बहुत ही विस्तार से आपको समझाया था। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ देखने को मिली है, क्या है देखिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कॉस्ट असेसमेंट। एक तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो ये फॉर्मल मैकेनिज्म है, ये शब्द आपको याद रखना है। दूसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जब भी हम एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट के एक्सपेंडिचर को, तो वहाँ से हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड कहाँ पे होती है, प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट, ठीक है। और रिपोर्ट जब बनाते हैं हम किसकी, कॉस्ट को असरटेन करने की और कॉस्ट को कंट्रोल करने की। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बार बार आता है ना, लाइक कौन सा क्वेश्चन आता है, जनरली वो क्वेश्चन रिपीट होता है कि अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो एंड होती है तो क्या स्टार्ट होता है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, तो उसके लिए आप बोलते हैं ना ऑडिटिंग। ऐसे ही यहाँ पे इस तरीके के स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंडिचर के, उधर से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, जो आप रिपोर्ट्स बनाते हो कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका आ जाएगा आपके कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट को एनालाइज करना, एनालाइज इन द सेंस विश्लेषण करना, ठीक। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट। कहने का मतलब, इस कॉस्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कॉस्ट का हम विश्लेषण करते हैं। लाइक जब हमने कॉस्ट कंट्रोल पढ़ा था तो आपको पता था कि हम कुछ ना कुछ एक बजटेड कॉस्ट बनाते हैं, कॉस्ट का एक बजट बनाते हैं या स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं अपने कॉस्ट के, ठीक है। फिर हम एक्चुअल में जब कॉस्ट इनकर करते हैं, है ना, दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में क्या करते थे, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करते थे। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट एनालिसिस में हम वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और फिर उन फैक्टरों का पता चल लगाते हैं जिसकी वजह से जो है वेरिएंस में क्या आता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर, फैक्टर को फाइंड आउट करना, ठीक है, किसके लिए, जो रेस्पॉन्सिबल है वेरिएंस की, मतलब जिसकी वजह से एक्चुअल कॉस्ट में और बजटेड कॉस्ट में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट डिफरेंसेस। और फिर हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद जब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट में और स्टैंडर्ड कॉस्ट में कुछ ना कुछ जब फर्क आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट, जिसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस कॉस्ट डिफरेंसेस के पीछे, उसको क्या करेंगे, हम उसको इन्फॉर्म करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि वो जो कॉस्ट है उसको हम फिक्स कर सकें, ठीक है। दिस हेल्प इन टेकिंग बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसकी मदद से हमें क्या होता है, हम कॉस्ट को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अगला है स्कोप में आपका कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सच एज यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ और सिर्फ अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या कर रहे थे, अपना एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर कर रहे थे, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, हम ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को भी कंपेयर करते हैं। सपोज करिए, है ना, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि हम जो, मान लो सपोज करिए हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, है ना, तो किसी एक दुकान से हमें रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता मिल रहा है, मतलब किसी एक सप्लायर से थोड़ा सस्ता मिल रहा है और वहीं दूसरे सप्लायर से थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं, ऑल्टरनेटिव को भी देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर हमने कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, मान लो प्रोडक्शन के लिए, पहले हम कुछ और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते थे तो कॉस्ट आ रही थी एक्स, है ना, और फिर सपोज करो हमने कोई दूसरी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी प्रोडक्शन में तो कॉस्ट आ गई आपकी बाई, है ना। तो हम इन चीज़ों को भी कंपैरिजन करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बदलने से कॉस्ट पे कितना फर्क पड़ा, ठीक है। या फिर आपने
अगर मान लो पहले कोई और प्रोडक्ट बनाते थे, अब दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कॉस्ट में कितना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ और इन्वॉल्व कर दी तो कॉस्ट में कितना फ़र्क पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट और सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लाइक आज जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम कॉस्ट उसकी मेंटेन रहे, है ना। तो कॉस्ट आपकी या सर्विस की जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है पीरियड के साथ साथ। ठीक। अगला है कॉस्ट कंट्रोल। इट इन्वॉल्व्स अ डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट इन द लाइट ऑफ एडवांटेज रिसीव फ्रॉम द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, हर कॉस्ट का। ठीक है, इन द लाइट ऑफ एडवांटेज रिसीव फ्रॉम द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो भी हमने कॉस्ट करी है, इनकर करी है, तो उससे होने वाले जो भी एडवांटेज हैं उसको हम क्या करेंगे, उसका डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे। दस वी कैन स्टेट दैट cost is analyzed to know whether the cost is not exceeding its budget cost and whether the further cost reduction is possible or not। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या करते थे हम, कॉस्ट कंट्रोल में ये एनालाइज करते थे कि जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट हुई है वो बजटेड कॉस्ट से, जो भी हमने स्टैंडर्ड जो कॉस्ट का जो भी स्टैंडर्ड बना रखा था उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, और क्या वहाँ पे और फर्दर रिडक्शन, मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करने के और चांसेस हैं या नहीं है स्टिल। तो कॉस्ट रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो परमानेंट चलती रहती है। ठीक है, चलें आगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, इसके बाद फिर हम कॉस्ट को की रिपोर्ट बना जी। हम काय में पढ़ रहे हैं जी, स्कोप में पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना। ठीक है, अगला है आपका कॉस्ट रिपोर्ट। दिस इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको हम क्या कहेंगे, अल्टीमेट फंक्शन। अल्टीमेट फंक्शन मतलब एट लास्ट फंक्शन एक तरीके से। कॉस्ट अकाउंटिंग का अल्टीमेट फंक्शन क्या है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक, क्या कॉस्ट रिपोर्ट। दीज रिपोर्ट आर प्राइमरली प्रिपेयर फॉर यूज बाय द मैनेजमेंट। वैसे तो इसका जो प्राइमरली जो बेसिक काम है कॉस्ट रिपोर्ट बनाने का वो मैनेजमेंट के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एट एंड बॉटम लेवल जो मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है उसको, उनके काम के लिए रहता है बेसिकली रिपोर्ट्स बनाना। ठीक है, कॉस्ट रिपोर्ट्स हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ये प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प करती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि मान लो कि आपके जो लेबर है ना, तो लेबर ने कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाले हैं, है ना, एफर्ट्स डाले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया है, उन्होंने काम किया है। तो जिसने भी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, जिसने भी अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या मिलेगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें हम उसको अप्रेजल देंगे। अप्रेजल इन द सेंस उसको कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में उसको कहीं ना कहीं और अच्छी वेजेस देंगे, अच्छा बोनस देंगे। तो कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी हेल्प करती हैं ये रिपोर्ट्स। ठीक है, आगे है एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। और मैनेजर जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी कॉस्ट रिपोर्ट का बहुत अच्छा योगदान रहता है। ठीक है, अगला है आपका स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब लीगली आपको क्या करना पड़ेगा। मेंटेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज पर द रूल प्रिस्क्राइब बाय द स्टैट्यूट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कॉस्ट as applicable to the production of goods and or provision of service as provided in the act and these rules। कहने का मतलब ये कि जो भी एक्ट हैं आपके, या गवर्नमेंट है या लॉ ने जो भी कह रखा है, आपको उसी हिसाब से क्या करने पड़ेंगे, अपने जो है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखिए, है ना, और कुछ भी ऐसा सच नहीं है इसमें खास। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मैं अब थोड़ा ज़्यादा डीप पढ़ाऊंगा, वरना फिर मैं ऐसे ऊपर ऊपर से चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको हल्के में मैं आपको कवर करा दूंगा, ताकि आप उसको भी अपने आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और कोई आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग विद अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स। मतलब कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अदर जो डिसिप्लिन है, अदर डिसिप्लिन कैसे हो गया, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है। Cost and management accounting is a discipline is interrelated and dependent on other disciplines of accounting। कहने का मतलब ये जो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ है बाकी के डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन यहाँ पे कितना से, बाकी के सब्जेक्ट से। ठीक है ना, और डिपेंडेंट है अदर डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग पे, जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, है ना,
और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, है ना। इनकी जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज होती है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलें आगे देख। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज सिनोमियसली। सिनो एकदम से मेरे को कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में एकदम से मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची की तरीके से इन दोनों शब्दों को हम यूज कर लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। बट देयर आर अ फ्यू डिफरेंस, बट इनमें भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ ओपन एंडेड डिसिप्लिन विच एनेबल्स मैनेजर टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसा है? ओपन एंडेड डिसिप्लिन है, ओपन एंडेड सब्जेक्ट है। ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि इसमें क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। और उसके अंदर क्या कहता है, मैनेजर क्या करता है, मैनेजर को कुछ ना कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द सेंस कि पहले उसको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलती है? कॉस्ट अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, इनसे इन सब्जेक्ट से उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके हिसाब से उनको फिर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक इनपुट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, स्टैटिस्टिकल, ऑपरेशन मैनेजमेंट टूल्स एक्सेट्रा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो इनपुट आता है जिसकी मदद से मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो इनपुट कहाँ से आता है? कॉस्ट के अकाउंट से, फाइनेंशियल अकाउंट से, स्टैटिक्स से, ऑपरेशन मैनेजमेंट टूल्स से, ठीक है। चले आगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है डिफरेंस, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक। इट रिकॉर्ड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी मैंने ऊपर की जो चीज़ें कराई हैं उसको भले ही इतना ध्यान से मत देखो, पर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को ही इंक्लूड करेंगे। क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट मतलब कि इन नंबर्स फॉर्म ओनली, न्यूमेरिक डाटा ओनली, ठीक है। बट हम जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखेंगे तो वहाँ पे जो हम देखेंगे वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट्स दोनों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। क्योंकि जो मैनेजर डिसीजन लेता है वो कहीं ना कहीं बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट दोनों को देख के लेता है डिसीजन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, किसकी? हम, या फिर हम ये कह सकते हैं कॉस्ट को असरटेन करते हैं। किस चीज की कॉस्ट को? किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, ठीक है। वहीं इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। वहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, इससे क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है, किसको? मैनेजमेंट को, ताकि वो प्लानिंग कर सकें और कोऑर्डिनेशन कर सकें, ठीक है। अगला देखें, अगला पॉइंट क्या एरियाज में, इट ओनली डील्स विथ कॉस्ट असरटेनमेंट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो वो है दायरा है, वो किस तक है? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को पता कर लगाने। इट इज वाइडर इन स्कोप एज इट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग एक्सेट्रा। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग से बड़ा स्कोप है ना। और उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अदर डिसिप्लिन भी इसमें बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, इट यूजेस बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर। जैसा हमने पहले भी अभी ऊपर पढ़ा था कि इसमें क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट की फिगर को देखते हैं। वहीं इसका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस होता है विद द प्रोजेक्शन ऑफ फिगर फॉर फ्यूचर, ठीक है। हम कहीं ना कहीं कुछ जो भी फिगर प्रोजेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखते हुए फिगर्स को प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब प्रोजेक्शन करना इन द सेंस एक तरीके से प्रिडिक्ट करना, ठीक है, ओके। ताकि हम, भाई डिसीजन क्यों लेगा मैनेजर? जो चीज हो गई ऑलरेडी पास्ट में, उसके लिए तो डिसीजन मेकिंग नहीं होगी ना। और जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो प्रेजेंट में वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखते हुए करेगा ना, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट, इट डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके डेवलपमेंट से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। इंडस्ट्री में क्या हुई है? एक तरीके से क्रांति आई है, किससे? कॉस्ट अकाउंटिंग से,
क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं और उसके अलावा हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ताकि हमें कम से कम कॉस्ट मिल सके। इट्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। इसका डेवलपमेंट से क्या फ़ायदा हुआ है हमें? इसके डेवलपमेंट से ये फ़ायदा हुआ है, इस किसकी ज़रूरत है ये इसका डेवलपमेंट? मॉडर्न आजकल का जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं। रूल्स और रेगुलेशन में क्या है? इट फॉलोज अ सर्टेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। ये कहीं ना कहीं कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं ताकि और उस बेसिस पे कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने लायक ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक्यूमुलेट एंड असर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? सभी कॉस्टों को इकट्ठा करते हैं। एक्यूमुलेट इन द सेंस इकट्ठा करना, लाइक पता लगाना, है ना। असर्टेन करना कॉस्ट को, कौन से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हम गुड्स बेचने वाले हैं उसकी कॉस्ट को पता करेंगे, है ना। इन्वेंट्रीज की। इट प्रोवाइड इनपुट टू रिकॉर्ड कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, ठीक है, जो इनपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू रिकॉर्ड कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में जो इनपुट रहता है कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का, उसके लिए कहीं ना कहीं ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? वो इनपुट डाटा प्रोवाइड कराती है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस देख ले। अकाउंट ऑब्जेक्टिव, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। आप सबको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप क्लास 11 से पढ़ रहे हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल वो परफॉर्मेंस बताना किसी भी एंटिटी की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें कैसे पता चलती थी? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन और इंक्लूड हो जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलती थी? बैलेंस शीट से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती थी आपको इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट इन द सेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या? अभी सबको पता है, कॉस्ट का पता लगाना फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसका नेचर कैसा है? इट क्लासीफाई रिकॉर्ड प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट ट्रांजेक्शन इन मॉनिटरी टर्म, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये रिकॉर्ड को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई रिकॉर्ड करने का मतलब क्या क्या नाम का मतलब हो गया? लेजर बनाना, प्रेजेंट करना उनको, फिर इंटरप्रेट करना ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्लासीफाई करना, प्रेजेंट करना और इंटरप्रेट करना, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? इट क्लासीफाई कॉस्ट रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा? इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड को क्लासीफाई करना पड़ेगा, मतलब कॉस्टिंग के लेजर बनेंगे। एंड इंटरप्रेट इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। और जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का जो भी मैनर होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, उस हिसाब से इनको मेंटेन किया जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, इट रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था? हिस्टोरिकल डाटा मतलब जो भी एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड होती हैं वो हिस्टोरिकल अमाउंट पे होती हैं। हिस्टोरिकल अमाउंट मतलब कि जो भी अमाउंट आपने खर्च किया है उस पे रिकॉर्ड होगी। उससे ये मतलब नहीं है कि मार्केट में उसकी करंट पोजीशन क्या चल रही है ना। मार्केट में करंट प्राइस चाहे ज़्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं। आपने जो पैसा खर्च किया है किसी भी एसेट को एक्वायर करने में, उसी बेसिस पे आपको हिस्टोरिकल डाटा पे आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। इट मेक्स यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल डाटा एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों चीज़ों का यूज होगा, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी होगा और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट इन द सेंस जो हमने पहले से कॉस्ट को प्री डिटरमाइन कर रखा है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब जो भी हमने स्टैंडर्ड्स बना रखी हैं। लाइक हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे या बजटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे प्री डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट को, ठीक है। इसके यूजर्स कौन कौन से हैं? जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम्स आर, है ना। इसके यूजर कौन कौन से हैं? शेयर होल्डर्स है, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट है एंड गवर्नमेंट है एंड इट्स एजेंसी, है ना। अच्छा, यूजर्स पे मैंने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर पे। आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने पहले भी। आपने नहीं देखी है तो एक बार चेक कर लिए, ठीक है। और इसके यूजर्स कौन से हैं? इसके यूजर्स मोस्टली कौन से? इंटरनल है। कॉस्ट अकाउंटिंग के यूजर कौन से होंगे? इंटरनल होंगे। इसके इंटरनल एक्सवेल एस एक्सटर्नल होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट कॉस्ट अकाउंटिंग के जनरली कौन से होंगे? इंटरनल होंगे। क्योंकि इंटरनल
जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन मेकिंग करनी है ना कॉस्ट के हिसाब से ज़्यादातर। कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरली यूज बाय द इंटरनल मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा था वही है। बट समटाइम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑल्सो, कभी कभी कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द सेंस कोई एक्ट है या कोई गवर्नमेंट या कोई एजेंसी है रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसके हिसाब से भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो भी इसके यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है। Analysis of cost and profit. It shows profit and loss of the organization either segment wise or as a whole. ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है हमको ऑर्गेनाइजेशन का, या तो सेगमेंट वाइज या एज ए होल। सेगमेंट वाइज इन द सेंस अगर आपकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, लाइक है ना, या आप अलग अलग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हो, तो आप अलग अलग प्रॉफिट भी अपनी अलग अलग ब्रांचेस का निकाल सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, और या फिर आप कंबाइंड में एज अ होल पूरा प्रॉफिट और लॉस भी पता कर सकते हो। इट प्रोवाइड द कॉस्ट डिटेल फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें क्या पता चलता है, इसमें हमें कॉस्ट डिटेल पता चलती है एक प्रत्येक कॉस्ट ऑब्जेक्ट की। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको जैसे बताया था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक एनीथिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे मानेंगे, ऑब्जेक्ट में को क्या कहते हैं हिंदी में, ऑब्जेक्ट को कहते हैं चीज। ठीक है। तो किसी भी चीज का पता लगाना वही क्या है आपका कॉस्ट। किसी भी चीज की कॉस्ट का पता लगाना क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने जैसे बताया प्रोडक्ट हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकती है, किसी पूरी प्रोसेस का की कॉस्ट निकालनी हो तो उसे ऑब्जेक्ट मान लिया, किसी जॉब को कॉस्ट मान लिया तो ठीक है, जॉब को ऑब्जेक्ट मान लिया तो उसकी कॉस्ट निकालना, ऑपरेशन को ऑब्जेक्ट मान लिया तो उसकी कॉस्ट निकालना, कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जेक्ट मान लिया तो उसकी कॉस्ट निकालना। ठीक है। इसके तहत हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को असरटेन करते हैं। ठीक। अगला देखते हैं टाइम पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर अ ईयर। ये यूजुअली कैसे बनाए जाते हैं, साल की में एक बार बनाए जाते हैं। ठीक। साल में बनाए जाते हैं। रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। रिपोर्ट और स्टेटमेंट जो होते हैं कॉस्ट के, वो तब बनाए जाते हैं, ठीक है, जब उसकी ज़रूरत हो। ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके लिए कैसे, ए सेट फॉर्मेट इज यूज फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक सेट क्या है, एक तरीका, एक परफॉर्मा है ना, परफॉर्मा है ना, जैसे आपकी बैलेंस शीट पी एंड जो प्रिपेयर होता है उसका एक सेट परफॉर्मा है। बट इन जनरल नो सेट फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज फॉलोड। बट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, इसमें हम किस चीज़ को अप्लाई करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं ताकि हम डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। ठीक है। आइए देखते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ये, फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए हमें एक अलग से कॉस्ट निकालने की जरूरत पड़ रही हो। ठीक। कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हमें अलग से कॉस्ट निकालने की जरूरत पड़ रही हो। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मे बी अ प्रोडक्ट, अ सर्विस, अ प्रोजेक्ट, अ कस्टमर, अ ब्रांड कैटेगरी। कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कस्टमर इन द सेंस कैसे हो सकता है, कस्टमर इन द सेंस कि कस्टमर इन द सेंस ऐसा हो सकता है कि लाइक आपने सैलरी पे की है मैनेजर की, या कमीशन पे किया है ना, तो क्या कमीशन रखना पड़ेगा, क्या वेजेस रखनी पड़ेंगी, क्या सैलरी पर रखनी पड़ेंगी। ठीक है। उस केस में हमको क्या है, उस केस में ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे, हम कस्टमर को एज अ ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है। ओके। क्योंकि अब आप कहोगे कि कॉस्ट कहाँ से होगी, भाई जब फैक्ट्री में कोई चीज़ बनेगी है ना, तो आप खुद तो बनाओगे नहीं, उसके लिए आप लेबर रखोगे है ना, वर्कर्स रखोगे, और वर्कर्स का जो वेजेस होगी वो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट में इंक्लूड करोगे ना, तो वो आपका एक तरीके से क्या बन जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके कॉस्ट, एक मिनट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोडक्ट में, जैसे स्मार्टफोन को आपने कॉस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो स्मार्टफोन की क्या करनी है, फिर आपको कॉस्ट निकालनी है। टैबलेट, कंप्यूटर, एक्सयूवी, कार, बुक, कुछ भी हो सकता है। सर्विस में एयरलाइन, फ्लाइट,
फ्लाइट की क्या कॉस्ट होगी मुंबई से दिल्ली से मुंबई जाने की, कॉन्करेंट ऑडिट कराने की, क्या मतलब जिस सर्विसेज इंडस्ट्री में अगर हमको कॉस्ट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे। असाइनमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है ना, रोड प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। एक्टिविटी में क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, ये एक्टिविटी हो गई। प्रोसेस, प्रोसेस में रिफाइनमेंट ऑफ क्रूड, क्रूड मतलब यहाँ पे क्रूड ऑयल का को हम रिफाइन करते हैं ना रिफाइनरीज में, है ना, उसकी मेल्टिंग ऑफ बिलेट्स और इनगॉट्स इन रोलिंग मिल्स, रोलिंग मिल्स इन द सेंस ये हो गया आपका मे बी शायद टेक्सटाइल या पेपर मिल से रिलेटेड है जो भी है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब भी हम किस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तहत इन सबको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और इसके बेसिस पे हम कॉस्ट को असरटेन करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज निकाल सकते हैं हम कॉस्ट। ऑब्जेक्ट क्या मान लिया है यहाँ पे, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, अकाउंट, सेफ्टी एक्सेट्रा। ठीक है, चले आगे, आगे क्या कह रहे हैं वो। Cost object remains in nucleus of cost classification and analysis of cost behavior। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या रहता है, हमेशा न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या हो दिया यहाँ पे, न्यूक्लियस जैसे है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या रहता है आपका, न्यूक्लियस रहता है। ऐसे ही तो होता है ना, शायद से, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट इतना मुझे पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर में होता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरीके से सेंटर है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे, कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एक मिनट गलत चल गया, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट एज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका कि हम जो भी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं, लाइक कॉस्ट को हम क्लासीफाई कर देते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना बन सकती है। डायरेक्ट पूछ सकता है वो कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन आपका किसके बेसिस पे होता है, तो उसमें वो ऑप्शन में दे देंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट दे देंगे, कॉस्ट यूनिट दे देंगे, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपका जो आंसर जो बनेगा वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कॉस्ट यूनिट। इट इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। कहने का मतलब है, अब हम यूनिट की बात करें तो यूनिट मतलब एक प्रत्येक यूनिट, ईच यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब यूनिट में जब कॉस्ट को निकालेंगे तो क्या होगा, जब भी हम किसी प्रोडक्ट यूनिट की क्या निकालें, कॉस्ट निकालें। ठीक है, या सर्विसेज की, किसी एक सर्विसेज की कॉस्ट निकालें, या ठीक है, या टाइम की कॉस्ट निकालें। जैसे टाइम, जैसे एक वर्कर ने 5 घंटे लेता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से जब कॉस्ट निकालें, है ना, या इन सब के कॉम्बिनेशन से, इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस। ठीक है, जब आप यूनिट वाइज किसी चीज़ की कॉस्ट निकालेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम कॉस्ट यूनिट कह देंगे। बी में फॉर इंस्टेंस डिटरमाइन द कॉस्ट पर टन ऑफ स्टील। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी यहाँ पे इसको ऐसे मान के चलो, देखो कॉस्ट यूनिट को आप क्या मान के चलोगे, कॉस्ट यूनिट को आप मान के चलोगे जैसे आपकी जो फिजिकल यूनिट्स होती है ना, है ना, उससे कंपेयर करके चलो। जैसे कि सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मिल्क लाना है ना, तो मिल्क लेने जाओगे आप जब मार्केट में, है ना, तो मिल्क लेने जाओगे तो मिल्क आपको जब पूछोगे कि साहब मेरे को मिल्क चाहिए, तो मिल्क कैसे देगा, क्या वो केजी में देगा मिल्क, किलोग्राम में देगा, ठीक है, लीटर में देगा, है ना, काय में देगा। तो आप जब भी लेने जाओगे तो आप उससे क्या होगे ना, 1 लीटर मिल्क दे दो, 2 लीटर मिल्क दे दो, ये तो नहीं कहोगे 2 किलो मिल्क दे दो। मतलब जनरल सेंस में वैसे कह सकते हो, बट मेन जो उसका फिजिकल यूनिट क्या है, लीटर। तो होता है ऐसा है कि आप एक बात बताओ कि आप जो कहोगे सर कि ये तो हम खरीदने जा रहे हैं, है ना, खरीदने जाने तो, पर यहाँ पे तो कॉस्ट यूनिट लिखा हुआ है ना, ये तो कॉस्ट यूनिट मतलब अपनी खुद की
क्या होगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी आपकी यूनिट होती है ना, जिस भी हिसाब से जो मार्केट में बेची जा रही है, जो भी सेल कर रहे हैं, है ना, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं कॉस्ट को सेल के कंपैरिजन में रख के उसकी कॉस्ट यूनिट डिसाइड करते हैं। कैसे? उस तरीके से कि जो भी क्वांटिटी मतलब एक तरीके से सेल हो रही है बाजार में, है ना। अब जैसे आपको पता है कि जो लीटर में दूध बिकता है, तो लीटर के लिए हमने क्या करा, हमने जो पहले क्या किया, हमने 1 लीटर की कॉस्ट निकाली, है ना, और 1 लीटर की कॉस्ट के हिसाब से फिर हमने 1 लीटर पे ही सेल कर दी। तो लीटर के लीटर क्या करेंगे हम, आपको जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा यहाँ पे। इस वजह से जो हम बेचते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं उस यूनिट को असरटेन करके ही बेचते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिल्क का एग्जांपल दिया, है ना। आपको कुछ सब्जी लानी है तो वो आपको किस में मिलेगी, केजी में मिलेगी। ठीक है ना। अब आपको मान लो गाड़ी खरीदनी है, तो कार खरीदनी है, तो कार की आपको कैसे प्राइस पता चलेगी, पर यूनिट ही तो प्राइस पता चलेगी। क्या वो भी केजी, लीटर या इसमें पता चलेगी, है ना। तो ये यूनिट की तरीके से ट्रीट करेंगे हम इसको। ठीक है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। तो जैसे कि हम जब स्टील लेने जाएंगे तो हमको एक यूनिट क्या रहेगी आपकी, कि पर टन स्टील, 1 टन स्टील की जो कॉस्ट है वो इतनी है है ना, पर टन। ठीक है। अगर हम कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि पर किलोमीटर, है ना। यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, किलोमीटर ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या लेंगे कि भाई आपने जब भी ट्रैवल करते हो, चाहे बस से करते हो, तो बस की टिकट पे आपका लिखा रहता है ना कि मान लो आपको मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली से जयपुर जाना है ना। तो दिल्ली से जयपुर की जब आप टिकट लोगे तो उस पर आपका एक तो फेयर रहेगा, बस का जो भी किराया जो भी फेयर रहता है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ ना कुछ 150-200 जो भी किलोमीटर होगा आपका जर्नी का वो भी लिखा रहेगा। तो पर किलोमीटर के हिसाब से हम ट्रांसपोर्ट सर्विस, कॉस्ट पर मशीन आवर, ठीक है ना। मशीन आवर जब हम चलाएंगे, है ना, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसकी, 1 घंटे मशीन चलाने की इतनी कॉस्ट है, 2 घंटे चलाने की इतनी कॉस्ट है। तो इस तरीके से हम कॉस्ट की यूनिट को असरटेन करते हैं। समटाइम्स अ सिंगल ऑर्डर और अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉस्ट यूनिट। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि यार कोई सिंगल ऑर्डर या पूरा की पूरा कॉन्ट्रैक्ट कोई हम कॉस्ट यूनिट मान लेते हैं। A batch which consists of a group of identical items and maintain its identity through one or more stages of production may also be considered as cost unit। कभी कभी हम पूरा की पूरा जो बैच है ना, जैसे बैच कॉस्टिंग होती है, बैच कॉस्टिंग हम किस किस में निकाल लगाते हैं, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जिसमें बैच कॉस्टिंग का यूज होता है। बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो बैच में बन रहे हैं। बैच में बनना मतलब कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मल्टीपल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मल्टीपल आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब एक जैसे जी। तो प्रोडक्ट इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपने देखा हो एफएमसीजी प्रोडक्ट। एफएमसीजी प्रोडक्ट मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जैसे आपके जो पैकेट वाले फूड्स होते हैं ना, लाइक कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, ठीक है, मैगी हो गई, ठीक। तो इनका जो वो बनता है, जो लॉट में बनती हैं, है ना, 1 लाख पैकेट, 2 लाख पैकेट, 3 लाख पैकेट, इस तरीके के लॉट में बनती हैं। और सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल। ठीक है। तो कभी कभी आप देखोगे बिस्किट्स वगैरह पे आपको बैच नंबर लिखा दिखता है। ठीक है। इसके अलावा बैच में क्या क्या बनता है, इसमें ब्लैक बैच में बनता है आपको जैसे आपके कपड़े बनते हैं, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स भी आपके बैच में ही बनते हैं। लाइक एक तरीके की बहुत सारी शर्ट एक जैसी बनेंगी, है ना। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो एकदम कैसे होते हैं, एक तरीके से सबकी सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है ना, ए बैच विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल आइटम। आइडेंटिकल मतलब सेम आइटम। ठीक है। मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो जितनी भी स्टेज इसमें प्रोडक्शन हो रहा है तो उनकी आइडेंटिटी कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। मे आल्सो भी कंसिडर अ कॉस्ट यूनिट। तो कहने को मतलब हम किसी पूरे के पूरे बैच को एक यूनिट की तरह डील कर सकते हैं, किसी पूरे कॉन्ट्रैक्ट को भी एक यूनिट की तरह डील कर सकते हैं। ठीक है।
कॉस्ट यूनिट आर यूजुअली द यूनिट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट, जैसा मैंने कहा था वैसे ही अब यहाँ पे कॉस्ट यूनिट क्या है, एक तरीके से फिजिकल मेजरमेंट की क्या है, यूनिट्स है, ठीक है, लाइक नंबर, वेट, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम एंड वैल्यू, ठीक है। ए टिपिकल ए फ्यू टिपिकल एग्जांपल ऑफ कॉस्ट यूनिट्स आर, कॉस्ट यूनिट के एग्जांपल दिए नहीं है यहाँ पे, ऐड करना भूल गए क्या इसमें, चलिए इसमें एग्जांपल तो है नहीं, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि आपको पेट्रोल लेना है तो पेट्रोल कैसे मिलेगा, पेट्रोल पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट आएगी उसकी, ठीक है। जैसे कि गैस है तो गैस को आपकी कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से निकालोगे, ठीक है ना। सपोज करो आपको सीमेंट लेना है तो सीमेंट की कॉस्ट कैसे बन एसरटेन होगी, उसकी यूनिट क्या होगी, या तो पर बैग के हिसाब से होगी, है ना, या पर टन के हिसाब से होगी, ऐसे ही तो होगी सीमेंट की कॉस्ट, ठीक है। अगला चलो आपको मान लो सपोज करो पेंसिल लेनी है, पेंसिल की कॉस्ट यूनिट क्या होगी, ये क्वेश्चन बने आते हैं वन वर्ड में, इस तरीके के क्वेश्चन बने आते हैं, आपको पूछेगा कोई भी एक प्रोडक्ट रख के पूछेगा इसमें से इसकी कॉस्ट यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो मैं इसके एग्जांपल आपको शेयर कर दूंगा अगली वीडियो में। तो पेंसिल आपको, आप जब पेंसिल लेने जाते हो बाजार में तो ऐसे तो सिंगल भी ले लेते हो, बट कभी कभी आपको सिंगल नहीं मिलती तो आपको क्या लेनी पड़ती है, पूरी डब्बी लेनी पड़ती है, याद हो आपको, तो डब्बी में कितनी निकलती है 12, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी कॉस्ट यूनिट, पर डजन के हिसाब से बन जाएगी, ठीक है। जो जैसा प्रिवेलिंग करता है मार्केट में उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट यूनिट लगभग रहती है, ठीक है। अब मान लो सपोज करो होटल है तो होटल में कॉस्ट यूनिट क्या बनेगी, पर पर्सन, पर रूम, पर पर्सन, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे पर रूम पर डे, है ना, एक रूम का क्या, एक रूम के हिसाब से एक दिन के हिसाब से पैसा आएगा, तो पर रूम पर डे, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ट्रांसपोर्ट है, आपको कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, आपको खुद जाना है मतलब ट्रेवल करके, है ना, तो कैसे बनेगी फिर कॉस्ट, पर पर्सन पर किलोमीटर, पर किलोमीटर पर पर्सन या पर पर्सन पर किलोमीटर, इस तरीके की, ठीक है। तो इसके और भी एग्जाम्पल है ना, तो एक बार मैं आपको शेयर कर दूंगा और फिर आपको उनको देख लेना। मानता हूँ ये थोड़ा थ्योरी जो है थोड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या लगेगी, आपको लगेगी बोरियत लगेगी, इसमें आपको बोरियत फील होगी, बट देखो पढ़नी तो पड़ेगी, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन जाए एकदम से, बनते भी हैं, है ना। तो अगले लेक्चर से आपको क्या हो जाएगा, आपको उतनी बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आगे के बाद का जो पार्ट है ना वो थोड़ा प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ गुप्तास क्लासेस को, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, जितना हो सके उतना शेयर करिए, है ना। और पहले जैसे ही हम थ्योरी कर लेंगे, इसके बाद जितने भी इससे रिलेटेड के जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आए होंगे अलग अलग एग्जाम में, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी लग जाएगा 1 या 2 क्लास और होंगी आपकी थ्योरी की, ठीक है, ये पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है। और थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकल चीज़ों में आपको सच में मज़ा आएगा। यहाँ इस मैं मानता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी थोड़ी आपकी क्या है, बोरियत भरी है, बट फिर भी एक बार देखिएगा वीडियो को, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है, सच में मेहनत लगती है ना, चीज़ों को बनाना, करना, पढ़ाना काफ़ी मेहनत भरा काम है, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और अपने यार मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।